जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। तो भाई अलग अलग पार्ट्स होंगे, अब अलग अलग नंबर देता है आजकल। अभी अगला सवाल आप देखेंगे अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं। तो ये नहीं कहना सर वो यहाँ पे मिटा दें, समझ आ गई है, कोई नहीं मिटा दें, दोबारा करें। मैंने ये वर्किंग दोबारा कर दी अल्लाह के बंदों, जो बिल्कुल सेम थी। ये सेम नहीं होगी, हो सकता है इसमें रैंकिंग बदल जाए, हो सकता है इसमें रैंकिंग बदल जाए, ठीक है। तो बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से, सुकून से, हाँ जो यूज हो सकता है वो करो। 3300, 3000 और 3825 जी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आता है? एक मिनट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 150, 100 और 160। अब लिमिटिंग फैक्टर जो अगला सवाल करना है ना, या चलो नहीं कर सकूंगा, पढ़ा तो दूंगा, शुरू तो कर ही देंगे, वो उधर कर लेंगे ना, उस शीट पे जितना हो गया होगा, बाकी कल कर सकता है बंदा। उस सवाल के अंदर उसने कहा इस मुल्क में रहें तो और दूसरे मुल्क में जाएं तो, ये दो ऑप्शन दे दिए। इस मुल्क में रहें तो ये लिमिटिंग फैक्टर है, उस मुल्क में जाएं तो वो लिमिटिंग फैक्टर है। तो लिमिटिंग फैक्टर भी बदल सकता है, ठीक है ना। तो बेस हमेशा ऐसे ही बनानी होती है हमने कि बहुत सिंपल सा सवाल हो, उसमें सारा कुछ करके देख लें जी। और डिवाइड करेंगे इसको, फिलहाल तो वही है सेम, मटेरियल केजीज पर यूनिट, तो वो वही है 1.6, 1.2, 1.8। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर केजी आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर केजी जी 93.75, 83.3, 88.8। तो क्या पसंद फरमाएंगे सबसे पहले? y x, उसके बाद z और उसके बाद y। बदल गई ना रैंकिंग। तो या तो वो काम होता है या ये। अब अगर सवाल में ये काम है तो अब देखो ना, ज़रा गौर करो कि हम रैंकिंग किस हिसाब से कर रहे हैं। अगर हमें बाहर से बनाकर, बाहर से ख़रीद कर बेचना सस्ता पड़ रहा हो तो पागल नहीं होते कि अपने रिसोर्सेज को यूज़ करें। तो ये रैंकिंग उसी हिसाब से हो गई। हमने लिया ही क्या कि जो हमें नेट में सेविंग मिलती है अगर हम इसको बाहर से ख़रीद कर बेच दें, यही सेविंग मिल रही है ना। अगर बनाएं तो इतने का पड़ता है, बाहर से खरीदें तो इतने का पड़ता है। तो खुद बनाएंगे तो कितनी सेविंग हो जाएगी? 150। खुद बनाएंगे तो कितनी सेविंग हो जाएगी? 150। अब जिसमें सेविंग सबसे ज़्यादा है खुद बनाने में, वो पहले बना लेंगे रैंकिंग, बाकी कहाँ से? बाहर से खरीदेंगे। तो ये साइंस होती है असल में। लेकिन ये साइंस चलो आज फिर जाके सोचोगे समझ आ जाएगी, कल फिर एक बार बता दूंगा समझ आ जाएगी। लेकिन जब महीने बाद दोबारा ही सवाल करने बैठोगे तो ये साइंस शायद ना समझ में आए, पर्चे में ना समझ में आए। पर्चे में क्या बात याद रखनी है? अगर एक्सटर्नल परचेज का ऑप्शन आ गया, एक्सटर्नल सप्लायर अवेलेबल है, तो आपने सेलिंग प्राइस की बजाय एक्सटर्नल परचेज प्राइस लेनी है, ठीक है। एक्सटर्नल परचेज प्राइस। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है? हमें वो सेविंग मिल जाती है कि अगर हम खुद बनाएं तो, बाहर से खरीदना 34 का, खुद बनाएं तो 33 का, तो खुद बनाने पर 100 रुपये की सेविंग है। एक्स पे 100 की है, वाई पे 10 की है, जी पे जो है वो 15 की है। तो कौन सा बनाएंगे खुद? जिस पे ज़्यादा सेविंग है। तो रैंकिंग तो वही है। इसलिए ये लॉजिक फिर भूल जानी है। लॉजिक आज दे दी, देखो पहले बात की समझ ही नहीं आ रही थी, दूसरी बार की समझ ही नहीं आ रही। मैंने कहा सवाल का इंतजार करो, सवाल में समझ तो आ रही है लेकिन ये फिर शाम तक भूलनी है। तो याद क्या रखना है आपने? अगर एक्सटर्नल परचेज का ऑप्शन आ जाए, एक्सटर्नल वेंडर आउटसोर्सिंग का ऑप्शन आ जाए, तो फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर स्टेप 2, जहां पे रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स लगते हैं, वहां पे आपकी सेलिंग प्राइस इररेलेवेंट हो जाएगी। रेलेवेंट क्या होगी? परचेज प्राइस एक्सटर्नल वाली, ठीक है ना, क्योंकि इसी स्टेप में तो रेलेवेंट कॉस्टिंग लगती है, ठीक है। अब रैंकिंग हो गई, अगला काम क्या है? ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बना लेते हैं। नहीं अब ठीक है जी। प्रोडक्ट यूनिट्स, अच्छा रिक्वायर्ड, एक मिनट, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेंगे, और अगर ख़त्म हो गए रिसोर्सेज तो फिर हम यूनिट्स परचेज भी तो कर सकते हैं। ये ऑप्शन आ गया ना, तो प्रोडक्शन प्लान ने चेंज तो होना था, ठीक है कि नहीं?
इसलिए अलग से शुरू किया है सवाल को, ठीक है। बाकी वही काम है जी, रिक्वायर्ड केजीज और बैलेंस, और ये हमारे मटेरियल के केजीज हैं, ठीक है। तो ये जो परचेज वाला कॉलम है ये सिर्फ तब एक्टिव होगा जब इधर बैलेंस नील हो जाएगा। हम अपने लिमिटिंग फैक्टर को पूरा ख़त्म करेंगे, फिर भी डिमांड बाकी होगी तो वो बाहर से जाके खरीद लेंगे। तो इसको मैंने डिब्बा लगा दिया, ये बंद है। अब पुराना सवाल है फिलहाल, ठीक है। कितने केजीज अवेलेबल हैं? 3000 केजीज अवेलेबल है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा सेविंग जिससे खुद बनाकर मिलती है उसको खुद बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो एक्स प्रोडक्ट एक्स, एक एक्स बनाने के लिए 1.6 केजीज चाहिए, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अब मैक्सिमम बनाने की कोशिश करेंगे। तो 1.6 इंटू 1000 कितना बनता है? 1600 रिक्वायर्ड हैं और वो अवेलेबल भी हैं, तो बना डालो 1000 यूनिट्स, ठीक है। अब आपके एक तो यहाँ पे लाइनें नहीं ना होती, आपके पास होती हैं ना। 1000 यूनिट्स बना दिए और 1600 किलो हमने यूज़ कर लिए, बाकी कितने बच गए? 1400 किलोस। अब दूसरे नंबर पे किसे बनाना है? वो जी का पहले उधर भी दूसरा नंबर था, इधर भी ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो जी 1 किलो एक यूनिट पर 1.8 केजीज लगते हैं और 1200 हैं टोटल। अब 1200 इंटू 1.8 करो, अवेलेबल नहीं है। तो अब क्या करें? जी को क्या करें, इधर देखें, जी को प्रोड्यूस करते हैं। 1400 केजीज अवेलेबल थे और हर जी पर 1.8 केजी पर यूनिट ये यूज़ करते हैं हम, तो 778 केजीज जो हैं वो जी के प्रोड्यूस होते हैं और हमारे 1400 केजीज जो हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। अब अगला काम क्या करेंगे? बाहर से परचेज कर लेंगे, ठीक है। अब मैक्सिमम डिमांड कितनी है? अब ये जी हमने क्या किया है? प्रोड्यूस। एक्स क्या किया है? प्रोड्यूस। और ये जी क्या करने लगे हैं? परचेज्ड, ठीक है जी। ये परचेज करेंगे, बल्कि यूँ लिख लेते हैं, कितनी टोटल मैक्सिमम डिमांड थी? 1200। इसमें से हमने खुद कितने बना लिए? 778। समझ आ रही है? बस ये मैक्सिमम है, इसमें और कुछ नहीं है, फिर ये टॉपिक ख़त्म है। फिर तो कितने जी खरीद लिए? 422। ये एंड पे आके एक्टिव हुआ, ठीक है ना, 422। उसके बाद छोड़ना किसी को नहीं है। वाई बच गया, बाहर से खरीदो। वाई सारे का सारा परचेज्ड ही होगा। कितनी डिमांड है मैक्सिमम? वाई की मैक्सिमम डिमांड 800 है, सारी बाहर से खरीद लेंगे, ठीक है जी। यार हाँ, इधर ही आएगा, ठीक है जी। अब प्रोडक्शन प्लान क्या बना? ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान क्या बना? 1000 एक्स बनाओ और 778 जी बनाओ और 422 जी और 800 वाई बाहर से खरीद लो। सवाल तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। एक चीज़ अगली जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं वैसे ही ऐड कर रहा हूँ पार्ट बी के अंदर, पार्ट सी ऐसे ही, ये मेरी तरफ से, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, यानी स्टेप 4 कर लेना, ऑन ऑप्टिमल प्लान कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। क्योंकि ए वाला तो अब कोई मसला है नहीं ना, वो तो आप कई दफ़ा कर चुके, हर सवाल में प्रॉफिट निकाल रहे होते थे, ठीक है। अब देखो भाई, बाहर वाले को क्या पता हमने यूनिट्स खरीदे हैं या हमने यूनिट्स बनाए हैं।
ऐसा ही है। बाहर वाले को तो सेलिंग प्राइस 3750, 3500 और 4500, और इधर देखो सेलिंग प्राइस भी ये उठा लेंगे और यूनिट्स भी सारे के सारे मेरे दोस्तों, एक्स भी सारे बन गए, वाई भी सारे बन गए, जी भी सारे बन गए। सुकून नहीं हो गया? तो कोशिश करता हूँ, वैसे मेरे दिल में तो आ रही है, वैसे यहाँ पे इधर कर लेते हैं यार इसको ना, क्या ख्याल है? तो यहाँ पे प्रॉफिट स्टेटमेंट बना लेते हैं, नेट प्रॉफिट। ये पार्ट सी है, फरमाइशी पार्ट। नेट प्रॉफिट एट द रेट एट ऑप्टिमल प्लान, ठीक है, एट ऑप्टिमल प्लान ऑफ पार्ट बी। एक आना करने लग जाना ना, फिर ज़रूरत नहीं है उसकी, वो बहुत आसान है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट तो वैसे सवाल के अंदर गिवन नहीं है, पर फॉर्मेट बना लेते हैं इसका, ठीक है। अब क्या है जी हमारा नेट प्रॉफिट का फॉर्मेट? सबसे पहले क्या लिखते हैं? टोटल सेल्स, ऐसा ही है। टोटल सेल्स किस तरह से आएंगी जी? शुरू हो जाओ। 3750 रुपीज़, 3750 पर यूनिट इंटू पूरे 1000 यूनिट्स, उसके बाद ₹35 पर यूनिट, 3500 पर यूनिट इंटू कितने बेच लेंगे? अब सारे 800 बेचेंगे, 800 यूनिट्स प्लस 4500 का एक जी बिकेगा और सारे 1200 बेचेंगे। हमने छोड़ा ही कुछ नहीं, सारे ही कुछ बना लिए, नहीं बने तो खरीद लिए, हमने पूरे कर लिए, ठीक है। तो ₹4500 पर यूनिट इंटू 1200 यूनिट्स, ठीक है बच्चों। अब भाई कह रहे हैं थाउजेंड्स में कर लें। टोटल सेल्स आ गई जी हमारी। यार ये तो अब बड़ा फ़ायदा हो गया ना इधर आने में, कॉपी पेस्ट भी चला सकते हैं हम जी। भाई कह रहे हैं कि थाउजेंड्स में करें जी सवाल, तो 1000 में कर दें जी भाई को सवाल। रुपीज़ में ही कर ले यार, ऐसे फ़र्क क्या पड़ता है? रुपीज़ 11,000, ठीक है। इसके बाद क्या लेस करेंगे हम? क्या, कौन सी कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट में अपना थोड़ा सा लफड़ा सा होता है, इसीलिए मैं ये बनवा रहा हूँ, हालांकि रिक्वायर्ड नहीं था। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? इधर देखें, वेरिएबल कॉस्ट ये पार्ट नहीं कर रहे, ये पार्ट कर रहे हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होनी चाहिए? देखो ये यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए, ये यूनिट्स हमने परचेज किए, ठीक है। लेबर तो अपनी जगह कायम है ना, वेरिएबल कॉस्ट मैंने उठाई है, इसमें मटेरियल भी है और लेबर भी है, यही वेरिएबल कॉस्ट है ना। ये जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, ये कौन से यूनिट्स पर लगनी चाहिए? 1000 और 778 जो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं, और जो यूनिट्स परचेज्ड हैं उनकी क्या वेरिएबल कॉस्ट ये होनी है? नहीं, उनकी वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली वेरिएबल वो परचेज कॉस्ट थी जो डिसीजन मेकिंग में हमने यूज़ कर ली थी, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से, इत्मीनान से, तसल्ली से देखो। सबसे पहले आप लिया करोगे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या लोगे? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट जी। प्रोडक्शन कौन कौन से यूनिट्स की है आपने? कौन कौन सी प्रोडक्ट की है? एक्स बनाया 1000, जी बनाया 778, बनाने की कॉस्ट 3300, 3000, 3825। एम आई राइट? ये बनाने की कॉस्ट नहीं है, मटेरियल लेबर, यही थी ना वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? मटेरियल लेबर, मटेरियल लेबर, बस, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक्स 1000 बनाए, तो रुपीज़ बुलाओ कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट है एक्स की? यहां से देख रहा हूं इसलिए कि मैं दोनों बता रहा हूं आपको, वरना ये लिखी हुई है, ये
वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यहां से उठाई थी। यहां पे क्या लिखा हुआ है, मटेरियल और लेबर एक यूनिट पे कितना लगता है। तो एक्स के ऊपर एक्स बनाने पर, एक एक्स बनाने पर कितनी वेरिएबल कॉस्ट लगती है, 300। हमने कितने एक्स बनाए, तो ₹300 पर यूनिट है और 1000 यूनिट्स बना डाले, ठीक है जी, प्लस उसके बाद 778 जी बनाए। एक जी को बनाने पर कितनी वेरिएबल कॉस्ट, यहां से नहीं, यहां से देखो, यहां से देख लो, मैंने यहां शॉर्टकट एक लगा दिया, वो भी मुसीबत पड़ी है। ये भी पूरा ही लिखता, वैसे मैं ये भी पूरा ही लिख लेना था। खैर चलो, जरा इजी रहता, आप कहोगे इस पार्ट के लिए हाँ यहां से देख रहा है, यहां से नहीं देख रहा, सिर्फ ब्रेकअप दिखा रहा हूं कि एक जी बनाने के लिए इतना मटेरियल, इतना लेबर, कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट लगी, 38-25। ये यहां पे अब यहां से देखो, एक जी बनाने के लिए ये क्या है, ये परचेज प्राइस है एक्सटर्नल, नहीं हम तो यहां पर एक्सटर्नल और प्रोडक्शन वाली का कंपेयर कर रहे थे ना। तो ये क्या पड़ा हुआ है, ये वेरिएबल कॉस्ट है टू प्रोड्यूस, ठीक है ना। तो एक जी बनाने पर 38-25 लगते हैं, एक जी बनाने पर 38-25 लगते हैं, 38-25 का एक जी हम प्रोड्यूस करते हैं, तो रुपीज 38-25 पर यूनिट इंटू कितने जी प्रोड्यूस कर पाए हम खुद, 778। जाहिर सी बात है, हमें खुद बनाना सस्ता पड़ रहा होता है, इसीलिए एंड पे हम जा रहे होते हैं परचेज करने की तरफ। पहले अपने देख लो, प्रोडक्शन प्लान में क्या किया हमने, रैंकिंग ज़रूर हमने इस हिसाब से की है, लेकिन पहले क्या किया, प्रोड्यूस ही किया, प्रोड्यूस कर लिया पहले, और उसके बाद फिर बाहर की तरफ गए हैं अपने रिसोर्सेज, क्योंकि प्रोड्यूस करना बाहर वाला हमें सस्ता पड़ता है, ठीक है। अच्छा जी, इंटू कितने, 778 यूनिट्स। जी बच्चों बताओ कितनी आ गई वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल कर ही लेंगे। अच्छा चलो, 1043, इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है अल्लाह के बंदे, मैं भी क्या वधी जा 62, ये कुछ मुनासिब लग रही है। परचेज कैसे साथ कर सकते हो, ये परचेज, अच्छा वो आप यूनिट सही कर लिए थे आप, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अलग रखो। अभी अगले सवाल में मुसीबत यही पड़नी है, उसमें उसने प्रॉफिट मांगा हुआ है, या नहीं भी मांगा हुआ तो मैं मंगवाऊंगा, उसमें डाटा बहुत ज़्यादा है, परेशानी यही है बस, और कुछ नहीं है जी। उसके बाद स्टेप 2 में आप लिखा करोगे वेरिएबल परचेज कॉस्ट। जब ये दोनों चीज़ें आ जाएं तो कुछ बनाएंगे कुछ खरीदेंगे ना, कुछ बनाएंगे कुछ खरीदेंगे, बनाने वाले की वेरिएबल कॉस्ट, खरीदने वाले की वेरिएबल कॉस्ट, ये लिखकर उसके बाद फिर आगे चलेंगे फिक्स कॉस्ट वगैरह की तरफ, ठीक है। तो वेरिएबल परचेज कॉस्ट, अब हमने कौन कौन से यूनिट्स, कौन कौन सी प्रोडक्ट खरीदी है, हमने जी भी खरीदे हैं और वाई भी खरीदे हैं। तो इनकी परचेज कॉस्ट, परचेज प्राइस जो बाहर से हमें मिल रहा था, जी कितने का एक मिल रहा था, 3985 का, तो रुपीज 3985 पर यूनिट का हमें वो मिला, खरीदा हमने, और कितने खरीदे, 422 जी हम बाहर से खरीद लाए। उसके बाद 800 वाई भी खरीद लाए बाहर से ऑर्डर पूरा करने के लिए, ठीक है, और वाई हमें बाहर से मिल रहा है 3100 का एक, तो रुपीज 3100 पर यूनिट इंटू 800 यूनिट्स जी। अब फरमाएं, 4161670। उसके बाद वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, कुछ तो याद आ रहा होगा, मुझे जाना पड़ेगा वापस। कुछ तो याद आ ही रहा होगा। फॉर्मेट कहाँ बनाया था हमने, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन का, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल लेस वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस कंट्रीब्यूशन मार्जिन
लेस फिक्स्ड, ये मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट होता था। डिसीजन मेकिंग में हम यही यूज़ करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो इसका मतलब अगर सवाल में, जो कि नहीं है, लेकिन अगर सवाल में सेलिंग वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी गिवन होती तो हम उसको भी यहाँ पर लेते, कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट निकालते हुए सारी कॉस्ट में आना होता है ना, ठीक है। तो वेरिएबल फिक्स भी आएगी, लेकिन कंट्रीब्यूशन से ऊपर ऊपर कौन सी होती है, कॉस्ट ऑफ सेल भी। और तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है, चीज बनाने की या खरीदने की कॉस्ट, बनाने की या खरीदने की कॉस्ट। हमने कुछ यूनिट्स बनाए और कुछ खरीद लिए, ये देखो, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल ही है ना बेसिकली। कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है, चीज बनाने की या खरीदने की कॉस्ट। हमने कुछ बनाए कुछ खरीदे, तो ये सारी हमारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। ये क्या है हमारी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। और अगर सवाल में वेरिएबल सेलिंग प्राइस हो तो वो भी यहां पे माइनस होगी, वेरिएबल सेलिंग प्राइस, सॉरी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट हो तो, ठीक है। लेकिन वो सवाल के अंदर थी नहीं, 0। ओके डन। लेकिन फॉर्मेट तो बन गया ना। अब यहां से हमारे पास क्या आ जाया करता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। जी कितना, 1512480। उसके बाद हम इसमें लेस किया करते हैं। पता है आपको, कल काफ़ी इस पे बहस हुई थी। वो एक सवाल भी कहा था कि वो कैलकुलेशन देखूंगा 5 मिलियन वाली, नहीं देख सका, आज देखूंगा, कल फिर बता दूंगा। चलो अभी आओ, अगला सवाल देखना है ना जी। टोटल बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है जी। टोटल बजटेड वाली लेनी है फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि इस वक्त इतनी है। सवाल में नहीं है ना, फॉर्मेट में तो है। ये बजट, ये भी बताया था वहां पर कि अगर सवाल में बजटेड गिवन हो और खामोश हो तो मतलब एक्चुअल भी वही है, एक्चुअल गिवन हो तो खामोश हो तो बजटेड भी वही है। बस ये ज़हन में रखना है। जो मैंने कल रूल लिखवाया था ना, वो ये लिखवाया था कि आपने मिसाल के तौर पे यहां पर वो दे देता है फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट पर यूनिट, लेट्स से, तो इसको आपने अगर खुदा ना खास्ता, चलो यहां पर तो बराबर ही हो जाते हैं ना यूनिट्स, मैं इसकी बात करता हूं, इन यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये तो एब्जॉर्ब्ड एफओएच आएंगे। ये ऑप्टिमल प्लान हर महीने का डाटा ना हर महीने बदल सकता है। कभी मटेरियल तेज हो गया तो लेबर कम होगी, कभी कुछ मसाइल ही रहते हैं, तो ये तो हर वक्त चेंज होता रहता है। हमने फिक्स कॉस्ट कभी भी इसके हिसाब से, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान के हिसाब से कभी भी, अगर वो पर यूनिट दे तो, अगर टोटल दे फिर तो वही उठा लेंगे ना, लेकिन अगर वो पर यूनिट दे दे और हमने टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी हो तो हमेशा याद रखना जो वो पर यूनिट गिवन करेगा उसको मैक्सिमम डिमांड जो गिवन होती है उससे मल्टीप्लाई करके हमने निकालना है। अगर हमने वो ऑप्टिमल प्लान वाली प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई किया तो वो एब्जॉर्ब निकल आएंगे। और हम मार्जिनल कॉस्टिंग में चल रहे हैं, वो भी सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का रूल है ना, हम तो मार्जिनल कॉस्टिंग में चल रहे हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले तो फिर वो कंट्रीब्यूशन से ऊपर भी फिक्स कॉस्ट डाला, तो उन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर भी उन्होंने फिक्स कॉस्ट डाली होती है, हम वो काम नहीं कर रहे। तो अगर वो काम करेंगे तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में चले जाएंगे, नहीं हम मार्जिनल में है, ठीक है। तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये जो डिमांड होती है ना, ये कुछ अरसे के लिए ये स्टेबल रहती है, मार्केट का ट्रेंड है, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता डिमांड बढ़ाएगी या कम होगी, एकदम से नहीं बढ़ जाती है, कम हो जाती, ठीक है। तो ये उसूल आपको बताया था कि अगर फिक्स कॉस्ट दे दे वो तो आपने पर यूनिट दे दो, और अगर वो रेट दे दे तो रिवर्स बैक करके वही काम वही कर रहे थे, बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। रेट कैसे निकलता है, तो रेट रखते थे और बजटेड बेस और उसकी मदद से बजटेड फिक्स कॉस्ट, ये दोनों तरीके से निकालना सिखाया था। याद रखना बस हमेशा इस डिमांड के साथ, बजटेड एफओएच टोटल वाले निकालने हैं जैसे होते हैं, टोटल मतलब, ठीक है। ओके जी, तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 151। तो ये रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन ये अब ज़रूरत तो पड़ती है ना। तो इसके अंदर जो याद रखने वाली बात है, अल्लाह करे मैंने कोई एक आधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसके अलावा भी बनाया हो यहीं पर, मुझे लगता है मैंने बनाया भी था वैसे एक आध दिन पहले ये, लेकिन इसमें हाँ फिक्स कॉस्ट भी माइनस हो रही है। हाँ जी, टोटल सेल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसमें ना वो अलग अलग नहीं आ रही, अलग अलग वाला मिल जाए अल्लाह करे। वो फिर बोर्ड भी बने थे है ना,
चलो कोई बात नहीं, तो मैं इसको यूं लिख देता हूं, टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। किया हुआ सवाल है, ज़रा मैंने थोड़ी सी 2 नंबरी लगा दी, ठीक है। टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है सिर्फ, ये चेक कर लो, बेशक चेक कर लो। इस सवाल के अंदर उसने सिर्फ हमसे बनवाए थे यूनिट्स, ऑप्शन नहीं था खरीदने का। ये हमने ऑप्टिमल किथे गया प्लान, ये प्लान बनाया था, इसी प्लान की बुनियाद पर ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है। देख लो, चेयर्स 3500 जमा 500 कितनी, 4000 चेयर्स की कॉस्ट आ रही है। फिर 100 और 700 800 बेंचेस, ये 800 बेंचेस की प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है। फिर 150 और 1350, ये 1500 टेबल्स की कॉस्ट आ रही है। तो ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, ठीक है। और जो रह गया था काम वो आगे से खरीद नहीं सके थे। अगर इसी के अंदर ही वो एक लाइन डाल दे कि बाहर से भी टेबल खरीदे जा सकते हैं, बेंचेस बाहर से भी खरीदे जा सकते हैं, तो हम क्या करते, बस इसके अंदर वो भी खरीद, एक कॉलम ऐड किया ना, एक ये यहाँ यूनिट प्रोड्यूस कर दिया, यहाँ कॉलम ऐड, थोड़े से और खरीदते तो यहाँ पे क्या कर देते, टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट और आगे टोटल वेरिएबल परचेज कॉस्ट, और वो जो यूनिट्स खरीदते वो वहाँ पे आए। तो ये फ़र्क था पिछले सवाल से आज, ठीक है ना। तो आज का फॉर्मेट फिर क्या हो गया, और सेलिंग कॉस्ट भी लाजमी लिखनी है। लेकिन एक बात, प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोड्यूस्ड यूनिट्स के साथ लग रही है, परचेज कॉस्ट परचेज यूनिट्स के साथ लग रही है। लेकिन अगर सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट देगा तो वो सोल्ड यूनिट्स के साथ लगेगी। खुदा के लिए, सोल्ड यूनिट्स तो सारे बिके हैं, चाहे हमने खरीद कर बेचे या बना कर बेचे, बेच तो सारे दिए ना। तो सेलिंग कॉस्ट सिर्फ प्रोडक्शन वालों के साथ नहीं लगेगी, सेलिंग कॉस्ट सिर्फ परचेज वालों के साथ नहीं लगेगी। ये प्रोड्यूस्ड यूनिट्स, ये परचेज यूनिट्स, प्रोड्यूस्ड यूनिट्स, परचेज यूनिट्स, ना 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 ना, सोल्ड यूनिट्स के साथ वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट जो होगी वो हमेशा तो सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट्स सोल्ड, जबकि प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। चेक करो आमिर भाई, चेक करो, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। फिर परचेज कॉस्ट कैसे निकली है, परचेज प्राइस इनटू यूनिट्स परचेज्ड, परचेज प्राइस इनटू यूनिट्स परचेज्ड, यूनिट्स परचेज्ड, ठीक है। लेकिन सेलिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट दी होगी ना, उसको यूनिट्स सोल्ड के साथ करना है। वो कौन से हैं, 1000, 800 और 1200, ठीक है ना। तो अगर डिफरेंट होगी तो डिफरेंट ऐसी करके लगाओगे, और अगर एक ही दी होगी तो सारे ऐड करके लगा दोगे। लेकिन इसको हमेशा जोड़ना किसके साथ है, सेलिंग कॉस्ट जो है वो सोल्ड यूनिट्स के साथ लिंक्ड होती है, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, बताना आपको ज़रूरी समझा मैंने जी। यहाँ तक को मसला अगर चेक करके आओ भाई, सर अदनान ने क्लास कब शुरू करनी है, 5-10 मिनट है। FR2 में मेरे पास कौन बैठेगा, आप है ना, ठीक है, एक बच्चा बैठेगा। और फिर FR1 में कौन आएगा मेरी, आप हैं, और नहीं, आप नहीं FR1, अकेले आप ही हो। नहीं FR1 वाला बच्चा ही आया ना, देखते हैं फिर, फिलहाल तो पढ़ लो। FR2 पढ़नी है अब तुमने, ये दोनों इकट्ठे क्यों पढ़ रहा है, IK में तो मना कर दिया। अच्छा, तुम्हारी वजह से तुमने रूल बदला, अच्छा जी। जिनके आखिरी पर्चे हों वो कर सकते हैं, भाई कह रहे हैं। अच्छा जी, अब ये होमवर्क वाले सवाल हैं, अब ट्राई करने हैं, ठीक है जी। IK का नोटिफिकेशन आ गया है ना, कि जिनके सिर्फ FR1 FR2 ही रहते हैं तो वो दोनों इकट्ठे दे दें, जिनके सिर्फ MFA CMA रहते हैं सिर्फ 2 वो इकट्ठे दे दें, जिनके आखिरी 12 महीने हैं वो भी कर सकते हैं, आई थिंक इकट्ठे, इनको कुछ ऐसे मामलात हैं। अच्छा जी बच्चों, ओ मेरे बच्चों, ओ पागल खानों, ऐसे भी तो हो सकता है कि ये तो था ना सारे का सारा ही मामला, किसी एक का उन्होंने नहीं किया था ना, सबका ही कर दिया, ऐसे हो सकता है।
एक्स वाई जी। एक्स और वाई के बारे में कहे, इस सवालों के अंदर है ना होमवर्क में अब, ठीक है, कि देयर इज नो एक्सटर्नल सप्लायर, ऐसे कर लें, ठीक है, और यहां पर देयर इज एक्सटर्नल सप्लायर, तो क्या करेंगे, सवाल एक ही है। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। सेलिंग इनाम मिलना चाहिए, मेरे पास होने ही कोई नहीं है इनाम देने जोगा। यार इनाम लेके आओ इस बच्चे के लिए, कहीं से भी अपने जेब से निकाल दो। 100 रुपये का एक नया नोट होना चाहिए, ये पुराना नहीं चलेगा, बिल्कुल नया कड़कड़ करता होगा जी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इधर भी आ जाएगी और इधर भी आ जाएगी, ठीक है। और अगर जी है इसी के सामने ही, तो एक्सटर्नल परचेज प्राइस पर यूनिट उसके सामने आ जाएगी। इसको हम क्या साइन दे दें, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस और एक्सटर्नल परचेज प्राइस, बाकी सारा मामला वैसे ही, ठीक है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन निकालना है तो वेरिएबल कॉस्ट को हम माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो सेम है, बनाने की कॉस्ट इधर भी वही बनाने की कॉस्ट है, क्योंकि रूल आपको बता दिया है, अगर बाहर से खरीदने का ऑप्शन हो तो फिर बाहर से खरीदें या बनाएं, बेचना तो सेम हो गया ना, तो उसको इररेलेवेंट कह के साइड पे कर देते हैं। फिर हमारी डिसीजन मेकिंग क्या होती है कि हम अगर इसको बाहर से खरीद के बेचें तो 3400 का पड़ता है, और ख़ुद बनाएं तो 3300 का पड़ता है। तो अगर ख़ुद बनाएंगे तो यहाँ 100 रुपया बचेगा, खुद बनाएंगे तो यहाँ इतने बचेंगे, खुद बनाएंगे तो यहाँ इतने बचेंगे। तो यहाँ से हम फिर जो ज़्यादा बचत वाला होता है, खुद बनाने की ज़्यादा बचत जहाँ से मिलनी है, हम वो निकाल लेते हैं, तो उसकी रैंकिंग हो जाती है। जब इकट्ठा करेंगे तो इकट्ठे में ये सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। ये दो आपका सवाल ए है। तीसरे में सिर्फ क्या बदला है, सिर्फ क्या बदला है, ये तो 3300 3000 ये सब सेम आया ना, तो बोलो। तो कंट्रीब्यूशन में ये दो का, पहले दो का कंट्रीब्यूशन आपके सवाल में क्या बन जाएगा, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरे का बन जाएगा परचेज प्राइस लेस, ठीक है, और इस हिसाब से रैंकिंग हो जाएगी, ठीक है। तो जाहिर है कोई मसला होगा तो समझाऊंगा ही, लेकिन ये सवालों में ऐसा ही है थोड़ा बहुत, आई थिंक, ठीक है। प्रोडक्ट सी जो है वो बाहर से भी खरीदी जा सकती है। ए और बी के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया, तो सी अगर बाहर से खरीदी जा सकती है, सवाल भी एक ही है 12 नंबर का, सी अगर बाहर से खरीदी जा सकती है तो सी के लिए सेलिंग प्राइस नहीं लेनी, एक्सटर्नल परचेज प्राइस लेनी है। और ए और बी के लिए तो ये 3000 पर यूनिट इसका आ जाएगा टॉप पे, और इन दोनों का कितने गया, ये 20,000 और 14,000। ओ, उसने आपको परेशान नहीं किया, वैसे करना चाहिए था। खैर वो कहता है कि ये हम बनाकर खुद ही इस्तेमाल करते हैं, बाहर बेचते ही नहीं, ठीक है ना। तो बनाएंगे इस्तेमाल भी तो करनी है ना, बनाएं या बाहर से खरीद के इस्तेमाल कर लें, लेकिन वो उसने आपके लिए बचत कर दी। यहाँ पे वो सेलिंग प्राइस लिखता था, ज़्यादा परेशान होते, मैंने ऐसा समझा दिया आपको, ठीक है ना। यहाँ पे तो आपकी बचत हो गई, यहाँ पे आपको याद आ गया, ओहो हाँ इसके लिए तो सेलिंग प्राइस लेनी नहीं थी, क्या लेना था, ओ अच्छा ठीक है। सवाल बाकी आगे वैसे ही होने। इसको इन तीनों को ऐसे लेकर इनकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर निकालोगे, रैंकिंग करोगे, प्रोडक्शन प्लान में क्या चेंज आई है हमारी, इसकी जगह खाली छोड़ दिया करो और पहले पुराना बनाया करो। पुराना प्रोडक्ट यूनिट मटेरियल रिक्वायर्ड और बैलेंस, ठीक है। जब ये खत्म हो जाए तो फिर यहाँ पे जो जगह छोड़ी हुई है, यहाँ पे जगह नहीं छोड़ी, बाद में कर लो, कोई मसला नहीं है, ऐसा भी कोई मसला नहीं है। मेरा तो बस वैसे ही दिल किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया, दिल में आ रही है वैसे, इसको इधर कर दूं, क्या कहते हो, समझ तो आ गई है ना, किसी तरह से मर्जी कर लो, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है।
ये यूनिट्स प्रोड्यूस परचेज वाला बाद में लेके आना है। मैंने कहा ज़रा ज़रा यूनिट्स प्रोड्यूस और परचेज करीब करीब रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया था, ठीक है ना। तो प्रोड्यूस जब ख़त्म हो जाए अपने लिमिट अपने रिसोर्सेज, तो फिर परचेज की तरफ चले जाओ, ये कॉलम बाद में डाल लेना, जो बच गया सारा खरीद लो। वो देख लेंगे आप सवाल में, मैं तो कल देखूंगा ना। अब अगला सवाल देखो भाई, क्लास सर आ गए, मतलब शुरू करने लगे, बस ठीक है 5-10 मिनट है इसका मतलब। मैं अगला सवाल भी डिस्कस करता हूँ, फिर इनको चारों होमवर्क में देता हूँ, फिर कल आते साथ मैं वो सवाल करवाऊंगा जो आज वाले हैंड आउट का है, मैं खुद करवाऊंगा। बहुत लेंथी सवाल है, कम से कम भी उस पर 45 मिनट्स लग जाएंगे, लेकिन कल ना हम क्लास 7 बजे शुरू कर लेंगे। ये जो 1-2 बच्चों ने आना है ना, 7 बजे आ जाए, क्या ख्याल है? थोड़ा सा लेंथी क्लास कर लेंगे क्योंकि आगे संडे है, तो फिर बच्चे सुन लेंगे, 2 घंटे की क्लास कर लेंगे। तो मैं वो ये सवाल जो दे रहा हूँ होमवर्क में, ये पहले करवाऊँगा। इसमें बहुत ज़्यादा डाटा है, असल में बहुत ज़्यादा डाटा है, ठीक है ना। तो वो पहले करेंगे, उसके बाद फिर देख लेंगे, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। कल जो 1-2 बच्चे हैं बस यही आइएगा कैलकुलेशंस के लिए, और प्लीज़ ना आइएगा, मामला जो है ना वो फिर सही नहीं रहता, वो तंग करते हैं फिर आके, ठीक है। तो मैं बता दूंगा इन 1-2 बच्चों को 7:15 आना है या 7 बजे आना है, ठीक है, ओके। क्योंकि नया काम तो शुरू कर नहीं सकता कल, मैं नहीं करूँगा, मैं इसी की प्रैक्टिस मज़ीद हो जाए। ये नई चीज़ तो आज आ गई है, इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है, इसलिए 3 सवाल होमवर्क में जी। क्वेश्चन नंबर 12, x1 x2 x3 x4 है, और सब की एक्सटर्नल प्राइस ऑफ कंपोनेंट, ये तो सेलिंग प्राइस है, ये तो सेलिंग प्राइस नहीं है, हाँ। NK produces various components, the demand of these components, however, ठीक है, therefore NKL is considering buying certain components externally. In this respect following information has been gathered. तो हाँ, इसने तो डिसीजन ही ऐसा करवा लिया कि हमने ये बाहर से ख़रीदने हैं या ख़ुद बनाने हैं, तो क्या करें? तो फिर काम ही यही करना है सिर्फ। यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं हम, खुद ख़रीदें या ख़ुद बनाएं। तो जो सबसे ज़्यादा सेविंग देगा उसको खुद बनाएंगे, और जो कम सेविंग देगा उसको ख़रीद लेंगे। अब इनके सवाल को ध्यान से पढ़ना है, सवाल ही क्या कह रहा है, कहता है कि जी वेरियस कंपोनेंट्स वो यूज़ करते हैं, ठीक है, और डिमांड उनकी बढ़ रही है, और हम सोच रहे हैं कि हमारे तो मशीन आवर्स रिस्ट्रिक्टेड हैं, हम क्यों ना कुछ बाहर से ख़रीद भी लिया करें। अब ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ये खुद बना सकते हैं, लेकिन वो ख़रीदने की कोशिश खरीदने का सोच रहे हैं। तो कौन से वाला ख़रीदना चाहेंगे? जो सबसे ज़्यादा सेविंग दे खुद बनकर, तो वो खुद बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए चाहिए क्या हमें, एक्सटर्नल परचेज प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट। तो वही उसने दिया हुआ था, एक्सटर्नल प्राइस ऑफ कंपोनेंट, ये है टॉप पे, यही लिखना था, ठीक है। ये एक्सटर्नल परचेज प्राइस, नीचे वेरिएबल कॉस्ट, बाकी सवाल वैसे ही है, रैंकिंग करोगे और ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाओगे। आगे बढ़ो, तीसरा सवाल, जितनी प्रैक्टिस कर लो भाई उतना अच्छा है। अनसीन क्वेश्चंस, सॉल्यूशन अगले दिन। लेकिन ये सवाल देखो अब रीसेंट होते जा रहे हैं, पहुंच गए अब हम, ये 16 का, 17 का, 19 पहुंच गए, करीब आ गए। अभी जो अगला सवाल जो दिखाना है आपको, हो सकता है आप हिम्मत करें और उसको भी ट्राई करें, ठीक है। ये सवाल तो ऐसे हो जाने, देखो जैसे ये, लिली हैज़ 2 फैक्ट्रीज, और डेल्टा कोयटा फैक्ट्री में बनाता है, और डेल्टा 1 यूनिट ऑफ डेल्टा इज असेंबल्ड फ्रॉम 3 कंपोनेंट्स P, Q एंड R। ऊपर कहानी थी, P, Q, R कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, हब फैक्ट्री में बनते हैं। मंथली डिमांड डेल्टा की है इतनी, तो कहानियाँ। क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ डेल्टा, और मशीन आवर्स रिक्वायर्ड, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ब्ला ब्ला ब्ला। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर चार्ज एट 20 पर मशीन आवर। फैक्ट्री ओवरहेड्स इकट्ठे हैं, पता नहीं क्या बनेगा। अनसीन क्वेश्चन, पर्चे में आ गया, कुछ तो करेंगे ना आप। प्रोडक्शन कैपेसिटी एट हब फैक्ट्री इज रिस्ट्रिक्टेड टू 1 लाख मशीन आवर्स। इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड LPL इज कंसिडरिंग टू परचेज P, Q एंड R फ्रॉम वेंडर एट 17-18 एंड डिटरमिन हाउ LPL कैन ऑप्टिमाइज इट्स प्रॉफिट इन द अबव सिचुएशन। तो ये भी वही सवाल है, ये भी वही सवाल है। क्या बेचते नहीं हैं, यूज़ करते हैं, अपनी प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं, खुद बनाकर मैं जो यूनिट यूज़ करना है डेल्टा में, खुद बनाकर उसमें डालें या बाहर से ख़रीद लें। तो उसके लिए वही वाला काम, ये PQR 1700, 1800 और 870 का बाहर से मिल रहा है। एक्सटर्नल परचेज, सेम 100% सेम क्वेश्चन। एक्सटर्नल परचेज प्राइस और नीचे वेरिएबल कॉस्ट, वो उसमें देख लो, कोई मसला आता है नहीं आता, फिक्स कॉस्ट तो है नहीं, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमाइज करेंगे अपना प्रॉफिट, यहां पर उसने ये कह दिया डिटरमिन नंबर ऑफ यूनिट्स, यहां पे सिर्फ यूनिट्स पे रोका,
डिटरमिन नंबर ऑफ यूनिट्स टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। पता नहीं क्या करेंगे अब आप, प्रॉफिट पे जाना नहीं जाना, तो आप घर पे देखेंगे आप, ठीक है ना। तो ये 3 सवाल तो आपके मस्ट होमवर्क हैं। और उसके बाद ये सवाल है, ये ऑटम 2021 का, यहाँ हैंड आउट मिल जाता है। ओ मैंने भेजे भी नहीं है, अभी ले लीजिएगा, ठीक है, 1 मिनट में, क्योंकि 4 तो कॉपियाँ होनी हैं सही मौजूद, तो ग्रुप में अभी अभी आ जाता है। अभी भेज देता हूँ, ठीक है, ये क्लास ख़त्म करता हूँ, लैपटॉप पड़ा है ना, मैं भेज देता हूँ उसके बाद। अच्छा ये ज़रा ये सवाल पढ़ें, बी पार्ट को तो रहने देना फिलहाल, ये डिस्कस नहीं किया। डिस्कस नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स दैट मैनेजमेंट शुड नीड टू कंसिडर बिफोर डिसाइडिंग टू सब कॉन्ट्रैक्ट। ये ना असल में आउटसोर्सिंग डिसीजन आगे हमने पढ़ने हैं, तो उसके अंदर फिर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, तो ये वहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इसको क्या कर दो, पेंडिंग। अच्छा बच्चों चेक करो सवाल के नंबर, ठीक है, और सवाल पढ़ते हैं। येलो लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ 3 products that are alpha, beta and gamma. YL has recently received an order from an overseas customer for 3000, 4000, ये कैसे होगी, कमिटमेंट ना हो, एंड 1000 kgs ऑफ, ये kgs नहीं है, लेकिन आईकेएफ के सवाल को मैंने उठाया है कन्वर्ट करके वो पीडीएफ से, ठीक है। तो आईकेएफ के सवाल में ये गलती थी, पर आगे जाके आपको पता लग जाएगा, सारा डाटा तो यूनिट में है, तो ये उनसे गलती होगी, ठीक है ना। या फिर हो सकता है 1 kg 1 यूनिट हो, उन्होंने ये समझ के लिख दिया हो, बहरहाल ये यूनिट्स हैं, ओके। बेहतर क्या फिर, कमिटमेंट ही है, आगे पढ़ लो। दिस ऑर्डर रिप्रेजेंट्स 25% ऑफ टोटल डिमांड, ठीक है, उन समय लग गई। ये एक्सपोर्ट है और 25% है ये टोटल का। अब पता नहीं ये एक्सपोर्ट हो सकता है, ये एक्सपोर्ट के बारे में भी वो कहें कि नहीं जी कोई मसला नहीं, हो गई तो हो गई, ना हुई तो ना हुई, और हो सकता है वो कहें नहीं जी हमें मजबूरी है, कोई जुर्माना हो जाएगा, या हमारा दिल है पहले ये करें, हमारा डिसीजन है, कुछ भी हो सकता है आगे। फिलहाल तो हमें ये पता लगा कि ये जो है 25%। अब टोटल डिमांड ना सवाल में उसने दी नहीं हुई, सवाल अगर आप गौर से पढ़ें तो सेलिंग प्राइस, स्पेशलाइज्ड केमिकल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग एडमिन, फिक्स्ड ईच प्रोडक्ट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड इंपोर्टेड केमिकल, वायल हैज़ अलाउड ब्ला 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 ब्ला। चलो पढ़ते हैं। मेरे ख्याल में टोटल डिमांड अवेलेबल नहीं है, यहाँ से निकालनी होगी, क्योंकि उसने क्या कहा है, ये यूनिट्स अल्फा बीटा गैमा के बाहर से ऑर्डर आया है, और ये 25% है ऑफ टोटल डिमांड ऑफ ईच ऑफ द 3 रिस्पेक्टिवली, तो फिर 75% इसके अलावा होगी, 100% कैपेसिटी गिवन नहीं थी, ठीक है, जो डिमांड है। खैर, मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कंसिडर दिस ऑर्डर एज हाई प्रायोरिटी, as it is expected that repeated orders would be received if customer is fully satisfied, therefore this order would be fulfilled before any other order। तो होगी कमिटमेंट, अपने साथ ही कर ली, कर तो फैसला कर लिया मैनेजमेंट ने कि ये तो पहले होगा, इसके बाद ही कुछ सोचेंगे। अच्छा, द पर यूनिट डिटेल ऑफ सेल प्राइस, कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट, ये मैंने सवाल करवाना है, बाकी तीनों का मैं सोल्यूशन दूंगा, डिस्कस कर दूंगा अगर कोई मसला हुआ तो, ये सवाल मैंने करवाना है, इसलिए सिर्फ पढ़ के भी आ जाओगे तो काफ़ी है। जिसके पास टाइम हो, ऑप्शनल है, ऑप्शनल वो बेशक करे। असल में घर बैठे हैं ना, आने जाने का टाइम भी आज बच गया आप लोगों का, फिर संडे भी आ गया है, तो बोर ना हो। वैसे मेरी प्रेफरेंस तो ये होगी कि रेलेवेंट कॉस्टिंग नहीं, उससे पिछला जो भी किया था आपने, कौन सा किया था रेलेवेंट कॉस्टिंग से पीछे, टारगेट कॉस्टिंग, उससे पीछे मार्जिनल अब्जॉर्प्शन। मेरा दिल है मार्जिनल अब्जॉर्प्शन के जो 5-6 सवाल लिखवाए थे ना, इस वीकेंड पे आप वो रिवाइज कर लें। इसी तरह से हर वीकेंड में कोई टॉपिक किया करें, बस एक, पुराने में से सिर्फ एक, ठीक है। और करंट तो ये चल ही रहा है, अब जो रेलेवेंट कॉस्टिंग है ना, उसको रिवाइज करने की तुक नहीं नज़र आ रही मुझे, वो बिल्कुल ताज़ा है अभी, बल्कि यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो अगले वीकेंड पे, अगले संडे पे आप रेलेवेंट कॉस्टिंग के 3-4 सवाल लिखवा दूंगा, वो कर लेना। अभी मैंने इसलिए लिखवाया भी नहीं जान के, ठीक है ना, तो वो पुराना भूलना शुरू हो जाता है। तो FOH का आप अगर वीक गुजार चुके हैं तो मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कर लें, फिर FOH कर लें, अगले हफ्ते फिर रेलेवेंट कॉस्टिंग पे आ जाएं, ऐसे करते रहना है आपने, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, टाइम होता है बच्चे के पास, आज भी टाइम बच गया आपका आने जाने में, कल भी छुट्टी है, तो करना चाहें तो ज़रूर ट्राई करें, लेकिन ये ट्राई करके आएँ, कसम भी उठाएंगे, सवाल दिखा भी देंगे, मैंने फिर भी करना है, क्योंकि ये बहुत लेंथी सवाल है, बहुत सारी चीज़ें इसमें सिखानी है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ लेंथी है। तो
पर यूनिट डिटेल ऑफ सेल प्राइस, ठीक है। कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर रिक्वायर्ड ईच आर गिवन बिलो, सेलिंग प्राइसेस गिवन है। स्पेशलाइज केमिकल, ये क्या जी, सेल प्राइस, कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर आर्स फॉर ईच प्रोडक्ट आर गिवन बिलो। डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट जो कि 30% वेरिएबल हैं, यानी आपने इनमें से 30 और 70 अलग अलग करना होगा, क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसे नहीं बनवाया था। ये जो भी पिछला सवाल किया है, ये फॉर्मेट इसी सवाल के लिए मैंने बेस बनाकर, इस पर टाइम ना लगता तो ये सवाल शायद शुरू हो जाता पर ख़त्म ना होता, तो उससे बेहतर हो गया कि आपको तरीका वारदात बता दिया, ठीक है ना, कि आपने वेरिएबल सेलिंग को भी लेना होता है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन के पास बाद फिक्स्ड सेलिंग भी आ जाएंगे और फिक्स्ड दूसरे वाले प्रोडक्शन भी आ जाएंगे। ये तो याद है ना, ये तो अभी ओपन करके यही तो दिखाया। तो ये वाली प्रॉफिट स्टेटमेंट आपने बनानी है, ये वाली प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है आपने, ठीक है। सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट लेस, कौन सी, कॉस्ट ऑफ सेल लेस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड सेलिंग और लेस फिक्स्ड एडमिन लेस फिक्स्ड प्रोडक्शन, सारे फिक्स ऐसे, ठीक है ना। तो ये अलग अलग करना है। अच्छा जी, उसके बाद ईच प्रोडक्ट रिक्वायर्ड स्पेशलाइज इंपोर्टेड केमिकल वायल हैज़ बीन अलाउड टू इंपोर्ट दैट केमिकल मैक्सिमम टू 70 मिलियन पर एनम। अब वो कहता है कि केमिकल जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है, रिस्ट्रिक्टेड है ना उसकी सप्लाई, जो केमिकल यूज़ होता है ना स्पेशलाइज्ड केमिकल, वो लिमिटिंग फैक्टर है। अब वो कहता है मैनेजमेंट ऑफ वायल इज कंसर्न्ड ओवर रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड केमिकल इन एग्जिस्टिंग कंट्री ऑफ ऑपरेशन एज एनी शॉर्टफॉल टू मीट डिमांड कैन नॉट बी फुलफिल्ड। कहता है जी इस मुल्क के अंदर तो हम मटेरियल मंगा नहीं सकते, पाबंदी है, तो क्यों ना हम इधर से काम बंद करें और फलां कंपनी में चले जाएं, फलां कंट्री में चले जाएं। वन ऑफ द प्रपोजल इज टू शट डाउन द एग्जिस्टिंग प्लांट एंड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन कंट्री फलां। तो यहाँ तक सवाल एक ऑप्शन लेकर आएगा और वो ऑप्शन होगा एग्जिस्टिंग कंट्री। तो यानी कि हर जगह पे आपने ये दो सवाल, बहुत ही लेंथी सवाल है, बहुत लेंथी। एग्जिस्टिंग कंट्री के लिए आपने तीनों काम करने हैं। एग्जिस्टिंग कंट्री के अंदर क्या चीज़ लिमिटिंग फैक्टर है? स्पेशल केमिकल, ऐसा ही है, इसको वेरीफाई करोगे। उसके बाद क्या करोगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर निकालोगे। उसके बाद ऑप्टिमम प्लान बनाओगे, सही है ना, और प्रॉफिट निकाल दोगे उनको। आगे कहता है अगर हम कंट्री एक्स में चले जाते हैं, कंट्री एक्स में चले जाते हैं, भाई बस भेज रहा हूँ, क्या बार बार आई जा रही, जितनी बार दरवाज़ा खुलता है और डिस्टर्बेंस होती है, आ रहे हैं। अगर कंट्री एक्स में चले जाते हैं तो वहाँ पे भी बाइजन लिमिटिंग फैक्टर है, वो स्पेशल केमिकल नहीं है, वो वहाँ जाके लेबर आर्स को मसला पड़ जाना है। देयर इज़ नो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन इन कंट्री एक्स, लेकिन डायरेक्ट लेबर आर्स जो हैं वो लिमिटिंग हो गए। उसके बाद शॉर्टफॉल इन यूनिट्स कैन बी मीट बाय सब कॉन्ट्रैक्टिंग, लेकिन ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग का ऑप्शन सिर्फ कहाँ मौजूद है? कंट्री एक्स में, कंट्री एक्स में। यानी ये पार्ट ए है आज वाले सवाल का और ये पार्ट बी समझ लो, ठीक है। ट्राई करने में तो कोई हद नहीं है, जब सवाल मैंने कह दिया मैं ये खुद करवाऊंगा, पिछले 3 डिस्कस करूंगा, ये खुद करवाऊंगा, ठीक है। तो ऑल अदर इंफॉर्मेशन अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड वुड रिमेन सेम, मतलब वो कह रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर वो कहता है जी कि यहाँ पर डायरेक्ट लेबर के बारे में उसने नहीं बताया, बता दिया चलो, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में नहीं बताया, तो कंट्री एक्स में भी वही है जो इसमें है। फिक्स के बारे में नहीं बताया तो एक्स में भी वही है, इधर भी। सेलिंग जिसके बारे में नहीं बताया तो वो कंट्री एक्स में वही है, एग्जिस्टिंग कंट्री में भी वही है। ये इस लाइन का ये मतलब था, ऑल अदर इंफॉर्मेशन अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड वुड रिमेन द सेम व्हाइल ऑपरेट्स अ जस्ट इन टाइम सिस्टम एंड हैज नो इन्वेंट्रीज ऑफ केमिकल और फिनिश गुड्स। ठीक है जी, कोई इन्वेंट्रीज बनी रहे। जस्ट इन टाइम का मतलब जब जरूरत पड़ती है उसी वक्त, जितना बनाते हैं उतना बेच भी देते हैं, ठीक है। और जब जरूरत पड़ती है तो चीज़ें मंगवाते हैं जस्ट इन टाइम, उनके पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, ज़ीरो इन्वेंट्री। खैर ये तो इररिलेवेंट पॉइंट है फिलहाल तो इस टॉपिक से पहले, ठीक है।
तो इसको ट्राई करेंगे ना इंशाल्लाह। वैसे तो मैंने लिखा हुआ था होमवर्क 11, 12, 13, लेकिन आप ऑप्शनल, इसको मैंने सोचा था करवाऊंगा, लेकिन ये ऑप्शनल है, इसको आप करना चाहें तो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।